पास कोई फंक्शन है depending on time and Brownian, so then how can we calculate its differential? We have also seen if a function is depending on time and x of t, and where x of t is having some other dynamic, then how to calculate this differential. And we had also seen, for specific cases, the so-called multi-dimensional Ito lemma, where our f was जी depending सर। on time, another function x, or stochastic process x and y. So we also seen how to calculate this guy. So now the next big thing that we are going to discuss now is basically the Ito integral, or what we call stochastic integral, जो भी आप कहें, अब Ito integral कहें या आप इसको stochastic integral कहें, एक ही बात है, ठीक है। सो हम ये थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा चैप्टर 5 से इसको, लाइक चैप्टर 5 में ये हम इसकी सेटिंग करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दिस ईटो का इंटीग्रल और स्टोकास्टिक इंटीग्रल। फिर हम डायरेक्टली चले जाएंगे चैप्टर 7 पर, जहां पर हम ईटो इंटीग्रल या स्टोकास्टिक इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वहां पर हम ईटो लेमा इस्तेमाल करेंगे। दैट विल बी इजियर पार्ट, यानी कि स्टोकास्टिक इंटीग्रल ही कैलकुलेट होगा लेकिन ईटो लेमा की मदद से चैप्टर 7 में। So that is going to be just computational and that is going to be nicer one. So इसको स्टार्ट किए करने से पहले मैं आपसे ये थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बात करूंगा कि अगर हमारे पास, हम रिकॉल करें कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है, यानी जिसके अंदर कोई रेंडमनेस नहीं है, और उसको हम टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं या किसी वेरिएबल एक्स के हिसाब से, तो हमें पता है कि हम इसके लिए रीमान सम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रीमान सम। जी सर। और उसका आइडिया ये होता है, जो कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो हमारे पास ए से बी बी तक इंटरवल होता है, इसकी हम पार्टीशन करते हैं, वेयर ए इज सम टी नॉट इज लेस देन इक्वल टू T1, लेस देन T2, सो ऑन टिल Tn टू बी इक्वल टू बी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम एक पार्टीशन जी सर। करते हैं इस तरह से, और फिर जो है हम इसी पार्टीशन के हिसाब से ये जो इंटीग्रल है इसको एक मीनिंग देते हैं। जो मीनिंग होती है वो होती है समेशन ऑफ एफ ऑफ टी आई विद डी टी आई, और हम जो है कहते हैं कि आई रन फ्रॉम 1 टू, लोअर सम होता है तो हम n-1 तक जाते हैं, फिर मिडिल एक मिड पॉइंट होता है, और एक हमारे पास होता है अपर सम। तो वो रियल एनालिसिस में अगर आप चले जाएं तो वहां से आपको मिल जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर मेनली हम क्या करते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि हम इन इंटरवल्स को और ज्यादा छोटा करते जाते हैं, या इन पार्टीशंस की जो यानी थिकनेस है उसको कम करते जाते हैं, यानी पार्टीशंस को बढ़ाते हैं, एंड देन वट एवर दिस सम गोज टू विद दिस लिमिट वी कॉल दिस एज द रीमान इंटीग्रल। सो अगर हमारे पास फंक्शन डिटर्मिनिस्टिक है, उसको हम किसी डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, तो हम यूज करते हैं रीमान इंटीग्रल। ऑन द सेम लाइंस, अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस विद अ सुइटेबल फंक्शन जी ऑफ टी, यानी एक और फंक्शन है, तो इसके लिए फिर आपके पास होता है रीमान स्टिल्जी इंटीग्रल। वो भी आपको रियल एनालिसिस में जाएगा, जस्ट गिविंग यू एन यू नो हिंट के कैसे होगा रीमान स्टिल्जी इंटीग्रल। ये आपको रियल एनालिसिस से मिल जाएंगे, जब आपके सेमेस्टर 4 या 5 में आपने पढ़ा भी हो शायद इसको। अब हमारे जी पास, सर। अब जो हमारे पास बात आने वाली है वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, यानी अगर थोड़ा सा इंटेंशन की बात की जाए कि वो क्या रहा होता है, यानी मोटिवेशन की बात की जाए, तो चले पहले ये बताते हैं कि अब हम क्या करना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हाउ टू सॉल्व function that is depending on some randomness, and we want to differentiate this with Brownian या randomness. So हमारा ये वाला जो इंटीग्रल है, we call this as Ito integral, कि ये कैसे हमारा सॉल्व होगा, वी वांट टू सी दिस, ठीक है। यानी कि जहां पर फंक्शन जो है हमारा, इट इज totally it's depending on time and also it's depending on some randomness, Brownian motion, and we want to integrate. This is called as the Ito integral, right? और जी सर। इसके इसके साथ साथ एक और इंटीग्रल भी होता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ए से बी तक जो फंक्शन होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है,
लेकिन जिसके हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं वो हमारा, यानी कि इट्स द ब्राउनियन, इसको हम कहते हैं वीनर इंटीग्रल। तो बेसिकली जो वीनर इंटीग्रल है वो स्पेसिफिक केस है आपके ईटो इंटीग्रल का या स्टोकास्टिक इंटीग्रल का। जब ये फंक्शन सिर्फ टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा तो हमारा जो इंटीग्रल है उसको हम कहेंगे वीनर इंटीग्रल। बात एक ही है, यानी डिफाइन दोनों को सेम ही तरीके से हम करते हैं ऑलमोस्ट, राइट। और अगर हम मोटिवेशन की बात करें, हाँ एक और तरह का इंटीग्रल भी होता है ए से लेकर बी तक। अगर फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर भी, लेट से ब्राउनियन पर भी, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बेसिकली वही है, रीमान स्टिलजी का है या रीमान इंटीग्रल का है इसमें। क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है टी पर और डब्ल्यू टी पर। ये इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है ये हमारा अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो रीमान और रीमान स्टिलजी होता है, और अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हमारा रैंडम हो तो फिर हमारे पास जो है वो स्टोकास्टिक इंटीग्रल होता है, या आप कह सकते हैं ईटो इंटीग्रल होता है। ठीक है। राइट सर। ओके। सो अगर थोड़ा और मोटिवेशन की बात करें कि क्या हो रहा होता है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ टी और डी टी, ये वाली जो क्वांटिटी होती है, अगर मैं आपको लाइन पर बताऊं कि ये क्या हो रही होती है, या एफ ऑफ एक्स डी एक्स चले कर देते हैं, तो ये हमें बता रहा होता है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चेंज आ रहा है एक्स के अंदर, इसके दरमियान कितना वर्क डन हुआ है विद दिस फोर्स। यानी ये फोर्स फैक्टर है आपका डिपेंडिंग ऑन एक्स, और ये आपकी चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये बता रही होती है कि कितना वर्क डन होगा इफ वी चेंज अ लिटिल बिट। और अगर हम इसको एक इंटरवल ए से बी तक ये ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा टोटल वर्क डन होगा जब हम एक किसी बॉडी को एक पॉइंट ए से लेकर दूसरे पॉइंट बी तक हम ले जाएंगे। और यहाँ तक अगर हम इसको ले जाते हैं तो हम फिर ये कहेंगे कि टोटल वर्क डन जो है वो कितना होगा, तो वो हम इससे बता सकते हैं। ठीक है। ये मोटिवेशन है कि व्हाट इज गोइंग ऑन प्रैक्टिकली। तो अगर फिर हम इसी तरीके से अगर इसकी बात करें कि अगर ये वाला हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिस डिपेंडिंग ऑन ब्राउनियन एंड टाइम एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई इट विद दिस डी डब्ल्यू टी, सो ये यहाँ पर जो है ये भी हमें दे रहा है वर्क डन। लेकिन इस वर्क डन के अंदर क्या है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स जो कि डिपेंड कर रहा है टाइम और ब्राउनियन पर, यानी उसके अंदर रेंडमनेस है ड्यूरिंग ड्यूरिंग एन इन्फिनिटेसिमल चेंज, इन्फिनिटेसिमल ब्राउनियन जंप। यानी थोड़ा सा ब्राउनियन में अगर चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से, यानी कि लेट्स से दिस इज एक्सिस जहाँ पर आपका डब्ल्यू टी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डी डब्ल्यू टी है, तो ये ओवरऑल जो है उसी तरीके से आप इंटीग्रेट कर इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जब आप ए से लेकर बी तक एफ ऑफ टी डब्ल्यू टी और डी डब्ल्यू टी की बात करेंगे तो दिस इज गिविंग यू टोटल वर्क डन, यानी कि यहाँ पर बाय एफ और ड्यूरिंग दिस डब्ल्यू टी, जो कि ए से लेकर बी तक होगा ओवरऑल, बिल्कुल राइट। प्रीवियस ठीक वाले है। की नॉलेज। सही है। अच्छा, अब इंटीग्रल डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें और आपसे मैं पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये रिकॉल करवाएं कि ब्राउनियन की एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये इसके जो इंक्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डब्ल्यू सब टी माइनस डब्ल्यू सब एस के बारे में हमने कुछ कहा था कि ये हमने कहा था ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जी सर, मीन जीरो होगा सर, और जो वेरिएंस है वेरिएबल वो टी माइनस एस टी माइनस एस। मॉड्यूलस। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जी। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि डब्ल्यू सब टी माइनस डब्ल्यू सब जीरो कर दूं तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जी सर। और इसकी मीन क्या होगी, जीरो, और वेरिएंस क्या होगी टी माइनस जीरो। जी सर। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्सपेक्टेशन जीरो एंड वेरिएंस टी। जी सर। तो ये क्या लिखा हो, ये डब्ल्यू सब जीरो तो जीरो होता है, तो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ब्राउनियन है ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन जीरो एंड वेरिएंस टी। जी सर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ब्राउनियन है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है इट इज जीरो। सही है सर। और मैं कह सकता हूँ मेरा जो ब्राउनियन प्रोसेस है इसकी जो वेरिएशन है वो किसके बराबर है, ठीक। ठीक है। एक्सेलेंट। सो ये दो चीजें तो यहाँ से मुझे मिल रही है। ये जैन सर मैंने, जी जी,
ये जो आपने स्मॉल टी लिखा है वेरिएंस के लिए सर, स्मॉल टी तो सर एनी रेफरेंस टू टाइम है ना सर? हम्म। तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको एक एग्जैक्ट वेरिएंस निकालनी है एक ब्राउनियन मोशन की, तो वो चेंज होती रहेगी? यस, एग्जैक्टली, इट्स राइट सर। डिपेंडिंग ऑन द सबस्क्रिप्ट। राइट सर। राइट। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज आ रही थी, यानी वो प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना हो तो ये तो मसला नहीं है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू सब टी माइनस डब्ल्यू सब एस ये किसके बराबर होनी चाहिए? सर टी जीरो सर। जीरो होनी चाहिए। और अगर ये जी। वेरिएंस हम निकालें तो ये किसके बराबर होनी चाहिए? सर टी माइनस सर। टी माइनस एस। कैन यू जस्ट कमेंट ऑन दिस कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन निकालूं, राइट? सो अभी थोड़ी देर पहले मैं ये रिमार्क दे रहा था कि अगर हम एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं ऑफ द ब्राउनियन डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस, it turns out to be zero. And we have also seen that the variance of this wt minus w sub s is going to be t minus s. So can you just tell me what is going to be the expectation of w sub t minus w sub s and its square? Can you comment on this? What is going to be? सर जीरो। Oh, why? सर क्योंकि वो जो लीनियर होती है ना सर एक्सपेक्टेशन। लीनियर होती है, यहाँ पर अंदर प्रोडक्ट है। लीनियरिटी का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप दो फंक्शंस के दो चीजों की प्रोडक्ट पर लगाएं तो वो टी एफ टी जी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। वो तो बीच में सम होना चाहिए। ऊपर ये जो स्क्वायर पड़ा हुआ है इतना बड़ा। सही है सर। लेकिन लेकिन व्हाट कैन वी डू बेसिकली? हमें ये तो पता है कि वेरिएंस ऑफ कोई भी प्रोसेस हो वो बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट प्रोसेस का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट प्रोसेस एंड होल स्क्वायर। ये तो पता है ना हमें। जी सर। नाउ यू जस्ट रिप्लेस जी। दिस x sub t with w sub t minus w sub s. So you will find over here that this is squared minus expectation of wt minus ws and squared। ठीक। लेकिन मुझे पता है कि ये अंदर वाली चीज ये जीरो है ना? जी सर। तो ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वेरिएंस डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सब एस जो है ये भी मुझे पता है टी माइनस एस के बराबर है। तो ये बेसिकली ये एक ही बात हो गई कि आपकी जो समझ गया सर। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन है उस स्क्वायर ऑफ दिस इंक्रीमेंट इज गोइंग टू बी सेम एज द वेरिएंस। जी सर। ठीक है। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ी हुई है पहले? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नहीं सर। आपने नहीं पढ़ी हुई तो फिर मैं मुझे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है शायद, क्योंकि अगर आ गई कहीं पर तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर मैं जी सिर्फ जो सर। है ना वो रिजल्ट जो है ना वो स्टेट कर देता हूँ। दो दो तीन और रिजल्ट्स हैं मेरे पास। तो एक रिजल्ट ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करते हैं, ये तो हमने कर लिया अभी, हो गया, गुड हो गया। और हमारे पास ये भी है तो, यानी कि अगर आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं, जस्ट मुझे देखने दो कोई और चीज ना रहेगी। अच्छा, हम्म, यहाँ पर अगर वेरिएंस निकालें, वेरिएंस ऑफ दिस डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस का स्क्वायर, तो ये जो है ना ये आपकी बराबर हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर, टी माइनस एस का स्क्वायर। ठीक है ना? बस ये जस्ट आप इसको जहन में रख ले, यानी कि प्रूफ मैं आपसे नहीं मांग रहा। जी ठीक है। सर। ठीक है। जी सर। यानी कि ये जी दो सर। रिजल्ट्स हैं बेसिकली। ये दोनों रिजल्ट्स एक जैसे हैं, एक में एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंक्रीमेंट है और दूसरे में वेरिएंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इंक्रीमेंट है। जी सर। और इसी तरीके से अगर पावर 4 है, एक्सपेक्टेशन उसकी ले रहे हैं इंक्रीमेंट की, तो ये प्रूव अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे चल के करेंगे, नहीं पड़ी तो बस ये होता है 3 टाइम्स टी माइनस एस का स्क्वायर। जी और सर। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस का पावर 6 ले लें, it turns out to be 15 times t minus s का पावर 3। So it goes on like that। सही है सर।
ठीक है ना, ये बस रिजल्ट है जो कि जहन में रख ले आप इन दोनों। सर ये जो रिजल्ट है किस तरीके से कंप्यूट हो रहे हैं सर, मुझे बता देगा, मैं खुद कर लूंगा रिसर्च इस पे। अच्छा, इसका आप एक काम करें फिर, आप नोट कर लें, जी। पेज नंबर जी आप सर। नोट कर लें। चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पर आकर, एक मिनट बुक से। ठीक है, इधर आओ, इसको देखो जरा, एनोटेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला वाला प्रूफ है, ये वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसने जी इसको भी काई स्क्वायर के मेथड से किया हुआ है इस वाले को। हालांकि मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखाया कि ये सही है वेरिएंस के सर। बराबर है, ठीक है ना। सो जी ओके फाइन, सर। लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाउ। अच्छा, अब ये जो है ना वेरिएंस वाली बात, ठीक है, जी सर। वो कहता है कि आप क्या करें, आपके पास जो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस है ना, इसको आप डिवाइड कर लें इसके साथ। यानी दूसरे अल्फाज में मैं आपको क्या बताऊं कि आपका ये जो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस है, ये रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जी सर। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो कह रहा है कि अगर आप इस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के इसी की स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो अब ये नॉर्मल नहीं रहेगा, अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा। जी सर। और फिर वो कहता है कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को आप स्क्वायर करते हैं, तो वो फिर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। लाइक दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, कि अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और उसका स्क्वायर करते हैं, डज इट ऑलवेज ट्रू दैट इट टर्न्स आउट टू बी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये आपको चेक करना है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में आती है चीजें। जी सर। तो फिर वो कहता है कि ये स्क्वायर जो है इसका, ये काई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी मीन 1 हो जाएगी और वेरिएंस 2 हो जाएगी। तो फिर वो कहता है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये इसका स्क्वायर, ये वाला जो रैंडम वेरिएबल आ रहा है, इसकी जो मीन है वो 1 है, और इसकी जो वेरिएंस है वो 2 है। तो फिर वो वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज इनके ऊपर अप्लाई करके ये कैलकुलेट कर रहा है। सही है सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका रोल है मेनली। सही है सर। ठीक है, तो ये आपको देख जी लेना सर। है। सही है ना, बाकी इसी तरीके से वो जो नीचे वाले हैं ना, उनमें भी यही होगा कि आप पावर 4 से डिवाइड करें, देन इट यू हैव टू मे बी यू माइट connect it with the so-called chi-square distribution, otherwise if not then it's fine। ठीक है, जी सर। ओके। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं अब अपने जो है वो स्टोकास्टिक इंटीग्रल को डिफाइन करने की तरफ। तो वी वांट टू डिफाइन, ओके, तो पहली चीज ये है कि हमारा जो प्रोसेस है एफ सब टी डब्ल्यू टी, ये फंक्शन जो है ये एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है, इट हैज टू बी नॉन एंटीसिपेटिंग। पहली चीज ये है, यानी ये नॉन एंटीसिपेटिंग है, यानी ये एक सही है अजम्पशन सर। है, आगे चलकर कुछ और अजम्पशन भी ऐड कर देंगे। नॉन एंटीसिपेटिंग सर होना चाहिए। हाँ, एंटिसिपेटिंग का खाली यही है ना कि t+1 हुआ तो सर एंटिसिपेटिंग है। हाँ, आप फिलहाल आप ऐसे ही समझ लें, क्योंकि हम कंप्यूटेशनली चल रहे हैं, तो इस वक्त तक हमने दो एग्जांपल देखे हैं, दो एग्जांपल्स से तो ये लग रहा है। लेकिन वी हैव टू सही बी है सर। केयरफुल कि क्या हम ऑलवेज इसे कह सकते हैं, सो या वी हैव टू बी अ बिट सही है। कॉन्शियस। लेकिन ये यस, ये बात भी ठीक है आपकी अपनी जगह पर, लेकिन मैं ब्लाइंडली नहीं कहूंगा, क्योंकि इसको मैंने सही है ज्यादा सर। डेप्थ में नहीं देखा हुआ। और हमने ये वाली राइट सर। एजम्पशन देखी भी नहीं थी, जब बुक मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये वाली एजम्पशन नहीं थी। तो इट्स फाइन, नो सही है वरीज सर। एट ऑल। ठीक है, तो वो कहता है कि when you wish to define this guy A to B, f of t, w sub t, and dw sub t, what you have to do basically is you will partition your this interval A to B, इसको आप partition कर देंगे, and your partition for the time, if we say, then we will use this terminology: A is same as t naught, and then less than t1, less than t2, till tn, and which is equal to B, right? ठीक। राइट सर। तो जब राइट ये सर। टाइम के हिसाब से ऐसे आ रही है, तो इसी एस एन जो कि सम होगा, समेशन होगी ऑफ यूर, अब जो आपका एफ है ना, एफ, आप इसके अंदर लिखेंगे एफ ऑफ टी आई, कॉमा डब्ल्यू सब टी आई, और इसको, ये आपका एफ है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू सब टी आई, और +1 माइनस डब्ल्यू सब टी आई।
यानी ये वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रीमान सम को आप इस इंटरवल के लिए, जैसे आप रीमान सम में डिफाइन करते हैं, आई इक्वल टू 0 to n-1। ठीक, ये सम डिफाइन करेंगे। और अगर ये सम, यानी ये सीक्वेंस ऑफ दिस सम, अब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कह सकते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि अगर मीन स्क्वायर लिमिट ऑफ दिस, अब ये भी डिफाइन करने लगा हूं, ऑफ दिस n tends to infinity of this, Sn, it is equal to whatever, जिसके बराबर आएगी ये, उसको हम नाम दे देंगे a से लेकर b तक। और ये होगा आपका f ऑफ t कॉमा w t एंड डी डब्ल्यू सब टी। यानी जो सम है उसकी आप मीन स्क्वायर लिमिट लेंगे, और वो जो मीन स्क्वायर लिमिट है उसका जो जवाब होगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो आपका बेसिकली इंटरवल है, वो इंटीग्रल है। तो मीन स्क्वायर लिमिट लेने का मतलब क्या है, लेट मी से इट, के एस एन कन्वर्जेस टू दिस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डब्ल्यू स्क्वायर लिमिट का क्या मतलब है, यानी व्हाट डू वी मीन बाय दिस मीन स्क्वायर लिमिट, ये क्या भला है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो किसी लिमिट को अप्रोच कर रही है इन द सेंस ऑफ एम एस, यानी कि मीन स्क्वायर लिमिट, तो इसका मतलब यह है कि एस एन में से आप वो जिसको अप्रोच कर रही है वो माइनस करें, और इसका जो ये डिफरेंस आ रहा है इसका स्क्वायर करके उसकी एक्सपेक्टेशन लें। अगर ये जीरो आ रही है, जी सर। एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये जीरो आ रही है तो हम कहते हैं कि फिर ये जो एस एन है ये अप्रोच कर रहा है, या ये बराबर आ रहा है इस चीज को इन द सेंस ऑफ मीन स्क्वायर लिमिट। या आपके, फिर आप ये लिखते हैं कि एम एस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू सब टी। यानी अगर वो जो सीक्वेंस बना रहे हैं पार्शियल सम्स की हम, अगर वो कन्वर्ज कर रही है एक फंक्शन को या एक रिजल्ट को या एक लिमिट को इन द सेंस ऑफ मीन स्क्वायर लिमिट, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो, यानी जो 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 जवाब आ रहा है वो बेसिकली फिर आपका बन जाएगा इंटेग्रल। मैं आपको बुक से भी ये दिखा देता हूँ। तो हमने पहले पार्शियल सम बनाना है, और फिर उस पार्शियल सम की मीन स्क्वायर लिमिट लेनी है, और जो मीन स्क्वायर लिमिट का जवाब आएगा बेसिकली वो हमारा हो जाएगा ईटो इंटीग्रल। तो हम कहते हैं ना, ईटो इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ द पार्शियल सम्स एस एन, यानी जो पार्शियल सम है उसकी आप मीन स्क्वायर लिमिट लेंगे तो वो जिसके बराबर आएगी वो आपका बेसिकली ईटो इंटीग्रल होगा ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है। सही वैसे है हम सर। लिमिट की बात कर रहे हैं, और अगर आप फंक्शनल एनालिसिस आपने पढ़ी हो ना, तो वहां पर ये बेसिकली नॉर्म होता है। ये एक आप कैसे नॉर्म्ड स्पेस की है, जो प्रोबेबिलिटी स्पेस है ना, ये नॉर्म्ड स्पेस बन जी जाती है, फिर एक नॉर्म आती है, तो फिर वो वहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स वाली बातें तो हम यहाँ नहीं करेंगे इस सेशंस के अंदर, तो इस वजह जी से सर। कर रही है। लेकिन अच्छा, अब आ जाते हैं कि कौन सी और चीजें हैं जो जो ये, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है, या हम ये कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ईटो लेमा, ईटो इंटीग्रल, यानी कब एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ ईटो इंटीग्रल, या आप ईटो इंटीग्रल की जगह आप स्टोकास्टिक इंटीग्रल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सही है सर। एग्जिस्टेंस ऑफ ईटो इंटीग्रल यानी जो हमारा ये फंक्शन है जिसका हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ये इंटीग्रल जिसका फाइंड कर रहे हैं, इस फंक्शन का, इस फंक्शन पर क्या क्या जो है वो अजम्पशंस होनी चाहिए। तो इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर वन, तो ये जो पाथ्स है ना, यानी दी पाथ्स, पाथ्स कौन से पाथ्स, एफ ऑफ टी डब्ल्यू टी आर कंटिन्यूस, आर जी कंटिन्यूस ऑन ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, ठीक है ना, फॉर एनी गिवन स्टेट, फॉर एनी ओमेगा फ्रॉम, कोई भी ओमेगा आप फिक्स कर ले, तो जो टाइम के हिसाब जी से ये जी पाथ बन जाता है, हमने जब डिफाइन किया था पाथ जो बनेगा वो पाथ आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आप
ऐसे समझ लें कि आपने एक ओमेगा फिक्स कर लिया, तो जो पाथ होना चाहिए आपकी प्रोसेस का वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई जंप या ब्रेक नहीं होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है वो एफ ऑफ टी का डब्ल्यू सब टी जो है, इट शुड बी नॉन एंटिसिपेटिंग। इसको जो है वो नॉन एंटिसिपेटिंग होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिफाइन द अबाउट इंटीग्रल। इसको नॉन एंटिसिपेटिंग होना चाहिए, ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं ऊपर। तीसरी चीज, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फाइनाइट होनी चाहिए, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एफ ऑफ टी डब्ल्यू सब टी, इसका स्क्वायर डी डब्ल्यू टी, ये फाइनाइट होनी चाहिए, यानी ये कोई नंबर होना चाहिए। इट शुडंट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि ये कोई जी सर। इंफिनिटी वाला कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये तीन अजम्पशन है हमारे लिए। ये तीनों अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है, प्रोसेस सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है इसका ईटो इंटीग्रल फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मोटी मोटी बातें राइट सर। थी। ये आप भी एक और चीज मैं इसी को जो है ना आपको बुक से भी दिखा देता हूँ कि हाउ इट is defined in the book. So this is how it is known that stochastic integral exists if the process satisfies the following properties. ये पहली प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी वाली है, दूसरी नॉन एंटीसिपेटिंग वाली है, और तीसरी जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी है। यहाँ पर ये चीज मैंने ऊपर गलती कर दी यहाँ पर लिखते हुए, ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, यानी ये क्वांटिटी फाइनाइट होनी क्यों होनी चाहिए ये भी हमें पता चलेगा आगे चलकर। ठीक है ना? इसकी भी एक वजह है वैसे, यानी जी सर। आते हैं आगे तो फिर उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर तीनों कंडीशंस हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका ईटो इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो इट सही है टर्म्स, सर। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये वाले इंटीग्रल सेंस देते हैं, जीरो से लेकर कैपिटल टी डब्ल्यू सब टी स्क्वायर डी डब्ल्यू सब टी, ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जीरो से लेकर टी तक साइन डब्ल्यू सब टी, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, डी डब्ल्यू सब टी, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। और जीरो से लेकर टी तक या ए से लेकर बी तक आप इंटीग्रेट करें, cos डब्ल्यू सब टी डिवाइड बाय टी डी डब्ल्यू सब टी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये इनको सेटिस्फाई करते हैं। अदरवाइज बाय द वे ये तो आप अभी भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका डेरिवेटिव इस डब्ल्यू सब टी स्क्वायर के बराबर है, और हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन होगा डब्ल्यू टी स्क्वायर अपॉन टू। अब ये फंक्शन जो है इसके ऊपर आप ईटोलेमा लगाएं, और ईटो सिंपलेस्ट वाला ईटो लगाएं, और फिर इंटीग्रेट करें दोनों साइड, यू विल फाइंड आउट दैट दिस टर्न्स आउट टू बी स्क्वायर। ये हम निकाल लेंगे, हमने किया भी था पहले, आप देख लीजिए। जी सर। ठीक है, आगे आप और चीजें तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, मेनली जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब वो जो प्रॉपर्टीज है ना इस इंटीग्रल, यानी ये वाला जो आपका इंटीग्रल है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जी। प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ठीक है, बाय द वे एक एग्जांपल भी किया हुआ है विद दी, यू नो, विद दैट एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन, यानी एक एग्जांपल इसका कंप्यूटेशन का, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि सिंपलेस्ट वन है कि अगर आपका प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर है, तो फिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा ए से लेकर बी तक एफ ऑफ टी डब्ल्यू सब टी डी डब्ल्यू सब टी इज ए से लेकर बी तक सी डी डब्ल्यू सब टी। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली भी पता चल रहा है क्या होगा, लेकिन अगर सम के सेंस में हम इसको लिखें तो ये बेसिकली होगा एम एस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन आई इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, फंक्शन की जगह सी आ जाएगा, डब्ल्यू सब टी आई प्लस वन माइनस डब्ल्यू सब टी आई। ठीक है, और एम एस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये कांस्टेंट है तो ये सम से बाहर आ जाएगा, बाकी सम लगेगा इसके ऊपर, जीरो से लेकर एन माइनस वन, सही है सर। आई प्लस वन माइनस डब्ल्यू सब टी आई। अच्छा, टेलीस्कोपिक सम का आपने सुना है पहले? कौन से सम का सर? टेलीस्कोपिक सम, नहीं सर। ये सी इससे भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी लिमिट से भी बाहर आ जी सर। जाएगा। अब सही है सर। अगर आप ये सम ओपन करेंगे ना, जब जीरो से लेकर एन माइनस वन तक डब्ल्यू सब टी आई प्लस वन माइनस डब्ल्यू सब टी आई, तो इसमें होगा क्या, ये जो जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी जीरो, ये हो जाएगा टी वन। जी सर। फिर जब आप वन पुट करेंगे तो ये टी वन हो जाएगा, ये टी टू हो जाएगा, तो इसमें कैंसिलेशन होगी, यानी ये जब पूरी सीरीज आप ओपन करेंगे ना सम, तो समझ इसमें गया सर।
समझ कैंसिलेशन गया सर। होगी और ये टेलीस्कोपिक सम है। और कैंसिलेशन के बाद ये आपके पास आ जाता है, बेसिकली ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू सब बी माइनस डब्ल्यू सब ए। अब ये भी एक नंबर है, तो नंबर के ऊपर आप ऐसे समझे कांस्टेंट है तो लिमिट इसको कुछ नहीं करेगी, तो ये सी टाइम्स बेसिकली डब्ल्यू सब बी माइनस डब्ल्यू सब ए हो जाएगा। ठीक है ना, एज एक्सपेक्टेड। तो आप कह सकते हैं कि राइट सर। कांस्टेंट अगर है उसका आप निकाल रहे हैं ईटो इंटीग्रल ए से लेकर बी तक, तो ये सी डब्ल्यू ऑफ बी माइनस डब्ल्यू ऑफ ए इसके बराबर। राइट सर। ठीक है। और क्या चीज है, और इन पर्टिकुलर अगर ए जीरो कर ले, बी को अगर कैपिटल टी कर दें, तो ये जीरो से लेकर टी तक सी डी डब्ल्यू सब टी बराबर हो जाएगा सी टी। सिंपल। ठीक, और इसके अलावा क्या चीज थी जो कि डिफाइन करनी थी मुझे? हाँ, एक और भी है इंटीग्रल जो कि मैंने देखा था, जिसको हम, अगर हम एफ ऑफ टी कमा डब्ल्यू सब टी को रखें डब्ल्यू सब टी के बराबर, यानी इसका अगर हम इंटीग्रल फाइंड करना चाहें। ठीक है। तो ये मैं बुक का पेज नंबर आपको बता देता हूँ, वहां पर पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अगर जी आपको सर। समझ आए तो बेहतर है, ना आए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें कंप्यूटेशंस करनी है। 121 जी पेज ऑफ द बुक, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है वहां पर, अगर आप देख लेंगे। और अगर आप समझना चाहें फिर भी तो आप, नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझा दूंगा। राइट सर। आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा पहले, ठीक है। राइट सर। राइट सर। और इसके अलावा और चीज एक जो है, मैं ऊपर मिस करके आया हूँ, वो ये वाली भी है एक प्रॉपर्टी, यानी ये आपकी ब्राउनियन की प्रॉपर्टीज में से आती है, आगे कहीं पर आ जाएगी, तो हम शायद इसको भी कहीं ना कहीं पर जरूरत पड़ जाए, एडजस्ट करना पड़ जाए। यानी अगर आपके पास इंक्रीमेंट है ब्राउनियन का, उसके स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वो डी टी के बराबर होती है, और वेरिएंस डी डब्ल्यू टी स्क्वायर जो है वो टू डी टी स्क्वायर जो कि जीरो के बराबर होता है। यानी ये भी ब्राउनियन की प्रॉपर्टी है वैसे। तरीका वही है, इंक्रीमेंट ही है और कुछ नहीं है। सही है सर। ठीक है ना, ये इंक्रीमेंट ही समझे, यानी आप रफली यही समझें कि डी डब्ल्यू टी का स्क्वायर का मतलब है, यानी कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस समा समा। ठीक है। जी सर। और जी सर। और बाकी जो चीजें हैं ना वो है, ये जो स्टोकास्टिक इंटीग्रल हमने डिफाइन किया है ना, इसकी प्रॉपर्टीज है, नाइस नाइस प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। सही है सर। और जी सर। उसमें जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी। एक तो चीज ये है कि जो आपका ईटो इंटीग्रल है, इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो जीरो होगी। ठीक है ना, एक चीज ये तो ठीक है आपको सर। पता होनी चाहिए कि ये जो आपका इंटीग्रल है जीरो से लेकर टी तक, अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करें, एफ ऑफ एस डब्ल्यू सब एस डी डब्ल्यू सब एस, इसकी अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो ये जीरो होगी। ठीक है। ठीक है। जी सर। जी और इसकी जो वेरिएंस होगी वो, जितना मुझे याद पड़ता है, जीरो से लेकर लेट से टी तक जो इसकी वेरिएंस होती है, वो बराबर होती है आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ जीरो ए से, जीरो से लेकर चले टी तक, और एफ ऑफ एस डब्ल्यू सब एस इसका स्क्वायर डी एस, ये होती है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं जी ना कि सर। ये जो ये वाली चीज हमने फाइनाइट कंडीशन लगाई थी ऊपर, अब ये चीज एग्जिस्ट करेगी तो ये एक्सपेक्टेशन फाइंड होगी और ये वेरिएंस भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। और ये जो आपका जीरो से लेकर टी तक ये जो आपका प्रोसेस बनेगा, ये इसको हम फॉर्मली भी देखते हैं बाद में, ये मार्टिंगेल प्रोसेस होगा। राइट सर। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज जो आती हैं हम उनको देखते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहाँ पर बस लिस्ट करता जाता हूँ, ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता जाता हूँ, क्योंकि इन पर हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। सही। सही है और सर। इनके प्रूफ में भी हमने नहीं जाना, तो पहले ये तीन प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ। दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, यानी दो फंक्शंस को आप ऐड करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, या इंटीग्रेट करके ऐड करें, एक ही बात है, यानी इंटीग्रल को लीनियर जैसे हम करते हैं वैसे ही।
ठीक है। हेलो। राइट सर। दो फंक्शन है, जी उनका सर। इंटीग्रल का सम है, तो सम ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा। जी सर। ये जो स्केलर मल्टीपल होती है इसको होमोजेनिटी कहते हैं, यानी कि अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और फिर इंटीग्रेट अप्लाई करना। समझ गया सर। ठीक है। पार्टीशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप पहले से जीरो से यू तक करें, फिर यू से टी तक करें, एक ही बात है। जी सर, वही मैं ये समझ गया भी सर। आप वही वही इंटीग्रल की जो आप पढ़ते आ रहे हैं कैलकुलस वन से। ठीक है। जी जी। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज है मेरे पास जो मैंने अभी आपको डिफाइन की, वही आ रही है दोबारा से भी। और ये वाली प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपका जो स्टोकास्टिक इंटीग्रल है, इसकी जो मीन है वो जीरो होगी, ये मैंने आपको अभी बताया। जी। और इसकी जो वेरियांस ओके। है वो इसके बराबर होगी। अब इस ये जो वेरियांस, हाँ ये वेरियांस के ही एक्सपेक्टेशन। बराबर है, एक्सपेक्टेशन स्क्वायर है ना। तो क्योंकि जी वो सर। आप वो वाली प्रॉपर्टीज लगाए, वेरिएशन ऑफ एक्स टी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। तो ये तो जीरो है, तो ये एक ही बात है, यानी ये आप वेरियांस ही बेसिकली निकाल रहे हैं, ये वाली चीज जो कर रहे हैं ना। जी सर। तो ये वेरियांस इसके बराबर है, जो अभी मैंने लिखा भी था थोड़ी देर पहले सही है ऊपर। सर। ऊपर लिखा था हमने यहाँ पर, हाँ। ठीक है। सही है ना। तो ये जीरो से कैपिटल टी तक आ रहा है, या ए से बी तक आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी है कोवेरियंस प्रॉपर्टी, यानी कि दो डिफरेंट इंटीग्रल की प्रोडक्ट है, और उसकी आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी आप देख लें इसको, राइट सर। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इनको इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए कि ये ईटो जो आपका ईटो इंटीग्रल है वो इन चीजों को सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा काशी इंटीग्रल इनइक्वालिटी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यानी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप भले उस वक्त रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये वाली है काशी इंटीग्रल इनइक्वालिटी। जी सर। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका इंटीग्रल है, ईटो इंटीग्रल, उसको अगर एज अ प्रोसेस हम डिफाइन करें, लेट मी शो दिस वन एज अ प्रॉपर्टी के, अगर आप ईटो इंटीग्रल है ना, आप ये जीरो से लेकर टी तक जब आप डिफाइन करेंगे किसी भी फंक्शन का, या यानी प्रोसेस का, तो ये जो भी जवाब आएगा ये किसी ना किसी टाइम का प्रोसेस ही आएगा। तो ये जो प्रोसेस आएगा ईटो इंटीग्रल का जवाब में, ये आपका एफ टी मेजर है। सही है सर। अब इसका मतलब ये भी होगा कि ये अडेप्टेड भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टी पर वो सबस्क्रिप्ट जो है वहां पर फॉर एवरी टी ही होगा ये। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो ईटो इंटीग्रल है ये अडेप्टेड भी होगा आपकी फिल्ट्रेशन के अंदर। राइट सर। ठीक है ना। और उसके अलावा प्रोपोजिशन भी है एक और, यानी कि यू आर सेइंग दैट कि आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं इंटीग्रल स्टोकास्टिक इंटीग्रल की विद गिवन एफ एस, इट इज बेसिकली जीरो टू एस, यानी कि एफ एस, ये मार्टिंगेल वाली बात है। ये मार्टिंगेल वाली बात है। सही ठीक है है सर। ना। आपको ये जी सर। मार्टिंगेल वाली बात हो रही है, ठीक है ना। यानी ये जी आपका सर। ये टी तक आ रहा है ना, तो ये एक्स टी गिवन एफ एस है, और इसकी आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, और दिस इज नथिंग बट ये वैसे तो ये डायरेक्टली एक्स ऑफ एस आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी। आई एम नॉट श्योर व्हाई हैजंट ही पुट लाइक, या नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। तो ये मार्टिंगेल की तरफ जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो उसी के लिए ही। सही है सर। ठीक है। उसके अलावा क्या चीज है जो कि जहन में रखने वाली है। कंटिन्यूस, नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। अच्छा, कंटिन्यूस कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद विनर इंटीग्रल की बात कर ले, बस सिंपल। विनर इंटीग्रल आपको मैं बता दूं होता क्या है, ठीक है ना। और उसकी जी भी सर। एक प्रॉपर्टी है, वो भी आपको बता देता हूँ रफ लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। जी। अब विनर इंटीग्रल में सिर्फ ये होगा कि अब आपका जो फंक्शन है ना एफ ऑफ टी डब्ल्यू टी, ये अगर सिर्फ टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, तो जो इंटीग्रल बनेगा ये वाला,
ये आपका विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू सब टी ये विनर कहलाएगा। ठीक है। जी सर। तो विनर एक पर्टिकुलर केस है किसका, स्टोकास्टिक इंटीग्रल का। जी सर। ठीक है। और इसकी भी राइट सर। प्रॉपर्टीज है, इसकी भी प्रॉपर्टीज है कि जो आपका विनर इंटीग्रल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। उसकी मीन जीरो होगी और उसकी वेरिएंस जो है वो इसके बराबर होगी। यानी अगर आपका ये जीरो से लेकर टी तक आप डिफाइन कर रहे हैं विनर इंटीग्रल, ठीक है, जी सर। इसको नाम देते हैं एक्स ऑफ टी। तो ये प्रोसेस जो विनर इंटीग्रल ये प्रोसेस आ रहा है, ये रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन जीरो होगी इसकी, और इसकी वेरिएंस जो है वो, ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है इसका टू नॉर्म। टू नॉर्म क्या है, उसका स्क्वायर वो ऊपर लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेट होता है, ऐसे कैलकुलेट होता है। यानी जो आपका विनर इंटीग्रल है उसकी एक्सपेक्टेशन जीरो होगी जैसे ओवरऑल ईटो की होती है। ये तो पर्टिकुलर केस है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन इसकी जीरो होगी। और इसकी वेरिएंस जो है जीरो से लेकर टी तक अगर आप निकाल रहे हैं इस इंटीग्रल की, एफ ऑफ एस डी डब्ल्यू सब एस, इट इज नथिंग बट जीरो से लेकर टी तक एफ ऑफ टी स्क्वायर और एफ ऑफ एस स्क्वायर डी एस, जो कि यानी ये ए से बी तक ले रहे हैं तो आप ए से बी तक इसको डिफाइन कर लेंगे तो ये बेसिकली टू नॉर्म हो जाएगा। यानी सिंपल अल्फाज में अगर कट के बताऊं तो इसकी एक्सपेक्टेशन जीरो होगी और इसकी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा, और ये वाला इंटीग्रल डिटर्मिनिस्टिक इंटीग्रल है। ठीक है ना।